Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will continue our discussion about the derivation or deduction of the fields of a moving point charge. So हम इक्वेशन नंबर 12 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और इक्वेशन नंबर 12 में जब डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी के ऊपर होता है तो कुछ इस तरह का एक रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है. दैट रिजल्ट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 12. और इस इक्वेशन में हमारे पास जो राइट हैंड साइड है जो कि डेल का ऑपरेशन इन दो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो आपस में डॉट प्रोडक्ट में है, तो कुछ इस तरह की टर्म्स हमें मिलती हैं. इन टर्म्स में से जो पहली दो टर्म है वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है और जो लास्ट की दो टर्म है वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है. तो एक्चुअली हम जो वैल्यू डिड्यूस करना चाहते हैं दैट व्हेन डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर आर डॉट विद वेक्टर बी, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर और वेक्टर वी के डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो कुछ इस तरह की राइट हैंड साइड हमें प्रोवाइड कराएगा. इस राइट हैंड साइड में जो पहले दो डॉट प्रोडक्ट थे उनकी वैल्यूज हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिड्यूस कर ली थी और आज हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम ये जो दो लास्ट के दो जो क्रॉस प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं इनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करें. सो लेट्स स्टार्ट. हम फिर से एक क्विक रिपीट कर लेते हैं कि जो पहले वाला वेक्टर का जो इस इक्वेशन नंबर 12 की राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है वेक्टर आर डॉट डेल इनटू वेक्टर वी, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है गिवन बाय इक्वेशन नंबर 12 फर्स्ट, दैट वेक्टर आर डॉट डेल इनटू वेक्टर वी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए द एक्सीलरेशन टर्म इनटू वेक्टर आर curly vector r dot del of tr. That means del operator operated on retarded time term, and this result is given by equation number 12 first part. दूसरा जो टर्म है हमारे पास दैट इज वेक्टर v डॉट डेल, यानी वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ और बाहर से उस पर एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, या हम कहें कि कर्ली वेक्टर का आर का ऑपरेशन है. तो इस टर्म को जब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म का आता है गिवन बाय इक्वेशन नंबर 12 फिफ्थ पार्ट, दैट वेक्टर वी डॉट डेल इंटू कर्ली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर वी इंटू वेक्टर वी डॉट del operator operated on retarded time function, and this result is given by equation number 12 fifth part. तो अभी जो हमने रिजल्ट एक्वायर किए हैं वो इक्वेशन नंबर 12 के राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को हमने सॉल्व कर लिया. अब हमारा टास्क है आगे कि हम इक्वेशन नंबर 12 की जो दो बाद वाली टर्म बची हुई हैं द क्रॉस प्रोडक्ट टर्म, उनको अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं. और जब ये सोल्व हमें हो जाएगा तो हमें यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी, और वी कैन से दैट व्हेन डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी. फिर उसके जो फर्दर रिजल्ट्स हैं वो हम आगे ड्राइव करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इस थर्ड टर्म को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वेक्टर आर क्रॉस डेल क्रॉस वी. तो इसमें से अगर इस टर्म को हम सोल्व करना चाहते हैं तो जो ब्रैकेटेड टर्म है दैट इज वेक्टर ऑपरेटर डेल क्रॉस विद वेक्टर वी, इस टर्म को हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा. और इस टर्म को सोल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है. कैसे मिलता है वो देखिए. मान लीजिए आपके पास जो टर्म है अभी वो है वेक्टर ऑपरेटर डेल क्रॉस विद वेक्टर वी.
That means vector operator del क्रॉस विद वेक्टर v, आप क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म को जानते हैं, वेक्टर ऑपरेटर डेल की फॉर्म को भी जानते हैं और कंपोनेंट फॉर्म ऑफ v भी आप जानते हैं। यानी अगर वेक्टर ऑपरेटर डेल की हम बात करें तो वेक्टर ऑपरेटर डेल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। और जो वेक्टर v है उसका जो कंपोनेंट फॉर्म है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, कुछ इस तरह से। अब हम इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप del cross v, because of del cross v, so first we put the component of vector operator del from the right hand side, that is del over del x, del over del y and del over del z, and then put the component from the right hand side of vector v, that is vx, vy and vz, and when we solve this type of determinant, we have that I cap is del Vz over del y minus del Vy over del z plus J cap, that is del Vx over del z minus del Vz over del x plus K cap del Vy over del x minus del Vx over del y। कुछ इस तरह की फॉर्म हमें मिलती है, दैट इज द component of I cap, this is the coefficient of J cap, this is the coefficient of I cap, coefficient of J cap and coefficient of K cap in this form। तो डेल क्रॉस V का जो रिजल्ट है वो कुछ हमें इस तरह से मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप व्हेन वी सोल्व दिस टाइप ऑफ डिटरमिनेंट। तो अभी इसी फॉर्म में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे और आगे के जो फर्दर रिजल्ट्स हैं वो हमें ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो देखिए, जब हम डेल क्रॉस V को फाइंड आउट करते हैं, डेल क्रॉस V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ इस तरह का फॉर्म, del Vz ओवर del y माइनस del Vy ओवर del z I कैप प्लस del Vx ओवर del z माइनस del Vz ओवर del x j कैप प्लस del Vy ओवर del x माइनस del Vx ओवर del y इंटू k कैप। कुछ इस तरह का फॉर्म हमें डेल क्रॉस V का प्रोडक्ट देता है। अब जैसे हम पहले मॉडिफाइड करते हुए आए हैं, ठीक उसी तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ रिटार्डेड टर्म की फॉर्म को। ओके, जो रिटार्डेड टर्म है हमारे पास, रिटार्डेड टाइम की जो टर्म है उसी को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इस पे ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ लिखी है वो है डेल Vz ओवर डेल y। इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूँ, रीराइट आप इसे कह सकते हैं, दैट रीराइट ऑल द टर्म्स। केवल इस टर्म को जब आप समझेंगे बाकी टर्म आपके लिए लिखना उतना ही आसान हो जाएगा। सो डेल Vz ओवर डेल y, अभी केवल ये टर्म है मेरे पास, मैंने इसको मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख दिया, डेल Vz ओवर डेल Tr इनटू डेल Tr ओवर डेल y। एक सीधे फॉर्म में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं अगर अलग से लिखूं, डेल Vz ओवर डेल y, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं और मैं क्या कर रहा हूं कि डेल Tr से मल्टीप्लाई और डेल Tr से मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूं। अब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट डेल Vz ओवर डेल Tr इनटू डेल Tr ओवर डेल y, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं।
तो एक्चुअली ये जो टर्म थी, ये जो फर्स्ट टर्म थी, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म ऑफ रिटार्डेड टाइम। तो ऐसा मैं सब टर्म के साथ करूंगा, ये केवल मैंने इस टर्म के साथ किया, फिर मैं सेम इस टर्म के साथ करूंगा, इस टर्म के साथ करेंगे, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ। बहुत बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि मैं सिंपली यहाँ रिटार्डेड टाइम को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और रिटार्डेड टाइम को इंट्रोड्यूस कराने का मेरे पास मेथड ये है कि मैं डेल टी आर ओवर डेल टी आर मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मैं डेल टी आर से मल्टीप्लाई और डेल टी आर से डिवाइड करना चाहता हूँ। ये मेरा टास्क है। सो this, the first term, that is del Vz over del y, can be written as the del Vz over del Tr into del Tr over del y। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया, माइनस साइन इज सेम, एंड दिस टर्म del Vy over del z, del Vy over del z can be written as that del Vy over del z, this is the term। और मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, रिटार्डेड टाइम को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल टी आर से मल्टीप्लाई और डेल टी आर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो टर्म है इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसको एक साथ लिख रहा हूँ। तो इसी टर्म को मॉडिफाइड फॉर्म में या रीरिटन फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो ये है कि डेल वी वाई ओवर डेल टी आर इंटू डेल टी आर ओवर डेल जेड। ये एक तरीका है इसी फॉर्म को, इसी इक्वेशन को रीराइट करने का। सो जो सेकंड टर्म है मेरे पास वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, दैट इज डेल वी वाई ओवर डेल टी आर इंटू डेल टी आर ओवर डेल जेड, दैट इज आई कैप। सिमिलरली फॉर डेल वी एक्स ओवर डेल जेड, डेल वी एक्स ओवर डेल टी आर एंड डेल टी आर ओवर डेल जेड, माइनस फ्रॉम हियर डेल वी जेड और डेल एक्स के साथ भी ऐसे ही करेंगे, डेल टी आर से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, डेल टी आर से डिवाइड करेंगे। तो ये टर्म कुछ इस तरह की बनेगी, दैट डेल वी जेड over del tr into del tr over del x, and this is the component or coefficient of j cap। Similarly हम जो k cap का जो coefficient है या multiple है उसको हम इसी del tr के टर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखेंगे। तो ये जो अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, डेल वी आई ओवर डेल टी आर एंड डेल टी आर बाई डेल एक्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इस टर्म को कैसे लिखेंगे, डेल वी एक्स by del tr and del tr by del y, this is the same term, and is multiply by k cap। तो एक्चुअली जो टर्म मुझे डेल क्रॉस v से मिले थे बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल क्रॉस v, या फिर मैं कर्ल ऑफ v इसे कह सकता हूं, तो कर्ल ऑफ v से जो मुझे टर्म फाइंड आउट हुए थे उनको मैंने थोड़ा सा रिटार्डेड टाइम की फॉर्म में मॉडिफाइड किया और रीराइट करके मैंने कुछ इस तरह की इक्वेशन के फॉर्म में उन्हें यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब देखिए डेल वी जेड वेलोसिटी का कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में और उसका टाइम डेरिवेटिव है, रिटार्डेड टाइम डेरिवेटिव है। तो वेलोसिटी चाहे किसी भी डायरेक्शन में अगर उसका टाइम डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा आपको एक्सेलरेशन देगा। इसी तरह से इस टर्म को ध्यान दीजिए, इस टर्म में आप वेलोसिटी का y कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव है, तो वेलोसिटी चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो उसका अगर टाइम डेरिवेटिव है तो वो आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म है इसमें से ये टर्म भी मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है और ये टर्म भी मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली del Vx by del Tr, that is the component time derivative of the component of velocity into the direction of x-axis, provide me the acceleration in that particular axis। और इसी तरह से del Vz by del Tr भी एक्सेलरेशन देता, ये टर्म भी एक्सेलरेशन देता है, ये टर्म भी एक्सेलरेशन देता है, तो ये दोनों में से कॉमन चला जाएगा। ये टर्म भी एक्सेलरेशन देता है, ये टर्म भी एक्सेलरेशन देता है, तो ये भी दोनों में से कॉमन चला जाएगा। सिमिलरली del Vy over del t, that is the time derivative of the component of velocity into the direction of y axis, gives me the acceleration term, and similarly here
गिव्स मी द एक्सेलरेशन टर्म। तो यहाँ से इस टर्म और ये टर्म एक्सेलरेशन देता है, ये टर्म एक्सेलरेशन कॉमन चला गया, ये टर्म एक्सेलरेशन देता है, ये टर्म एक्सेलरेशन देता है, ये भी कॉमन चला गया, ये टर्म एक्सेलरेशन देता है, ये टर्म एक्सेलरेशन देता है, ये भी कॉमन चला गया। अब आप बेसिकली जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इस टर्म में से भी एक्सेलरेशन कॉमन है, इस टर्म में से भी एक्सेलरेशन का पार्ट कॉमन है, और इस टर्म में से भी एक्सेलरेशन कॉमन है, तो एक्सेलरेशन आ गया कॉमन। अब जो रेस्ट ऑफ द टर्म बची हैं वो किस तरह की बची हैं, डेल टी आर बाई डेल वाई एंड डेल टी आर बाई डेल जेड, इस तरह की टर्म बची है। यानी यहां से जब डेल वी जेड बाई डेल टी आर मुझे एक्सेलरेशन दे दिया, इस टर्म में भी मुझे एक्सेलरेशन दे दिया, और ये दोनों एक्सेलरेशन के जो पार्ट हैं वो आउट ऑफ द ब्रैकेट चले गए, तो जो रिटार्डेड टाइम का जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह के बचेंगे, दैट डेल टी आर बाई डेल वाई माइनस डेल टी आर बाई डेल जेड। तो एक्चुअली this can be written as del over del y minus del over del z of tr, या फिर ये वाला जो है, ये वाला टर्म मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, यहां से ये प्रोवाइड होता है, यहां से मिलता है डेल वी वाई ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड, दिस इज एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये जो टर्म है ये मुझे डेल ऑफ टी आर प्रोवाइड कराएगा, और केवल ये नहीं, ऐसे सब टर्म, यानी यहां से जो रेस्ट ऑफ द टर्म बचेंगे एक्सेलरेशन कॉमन लेने के बाद, यहां से जो रेस्ट ऑफ द टर्म मिलेंगे एक्सेलरेशन कॉमन लेने के बाद, और यहां से जो रेस्ट ऑफ द टर्म मिलेंगे एक्सेलरेशन कॉमन लेने के बाद। एक दूसरी बात, ये जो माइनस साइन है यह रिवर्स ऑर्डर के कारण आया है, तो इसे भी ध्यान रखना है। तो एक्चुअली डेल क्रॉस वी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आती है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से आया, इन टर्म्स में आया है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल ऑफ टी आर, दैट इज रिटार्डेड टाइम का द ऑपरेशन ऑफ डेल ऑपरेटेड ऑन रिटार्डेड टाइम। ओके, और जो प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म में से, वो है आर क्रॉस डेल क्रॉस वी। तो डेल क्रॉस वी की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, डेल क्रॉस वी इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस डेल टी आर। तो मुझे जो रिजल्टेंट फॉर्म है वो फाइंड आउट अगर करनी है, दैट इज आर क्रॉस डेल क्रॉस वी, दैट इज गिवन बाय आर क्रॉस डेल क्रॉस वी is minus sign is coming from here, and this is simply, if you cross here with this, then you definitely cross with the right hand side. So when you cross R with the right hand side, then the resultant is this. Say this is equation number 12th 6th part. तो जो थर्ड टर्म थी उसका रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, दैट इज R क्रॉस डेल क्रॉस V is equals to minus of R cross A cross del of TR. Say this is equation number 12th 6th part. Okay, तो अभी जो इक्वेशन नंबर 12th में जो टर्म बची है मेरे पास, वो लास्ट टर्म बची है ये वाली टर्म, दैट इज V क्रॉस डेल क्रॉस R। यानी पहले मैं इस टर्म को अगर सोल्व करना चाहता हूं तो इस टर्म में जो ब्रैकेटेड टर्म है डेल क्रॉस आर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर से मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा v के साथ। तो अभी जो लास्ट टर्म है, तो फोर्थ टर्म है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो कुछ इस तरह की है। देखिए ये मेरे पास फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म में जो ब्रैकेटेड टर्म है वो है डेल क्रॉस आर, और आप ये जानते हैं कि जो वेक्टर आर है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जो कर्ली आर है, फॉर ए पॉइंट चार्ज और फॉर ए यू नो की
करंट कन्फिग्रेशन और मेरे पास अगर कोई चार्ज कन्फिग्रेशन है और वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो करली आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो डेल क्रॉस आर कैन बी रिटन एज, दैट इज डेल क्रॉस आर माइनस डेल क्रॉस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि जो आर का वैल्यू है, करली आर की वैल्यू है, वो है वेक्टर आर माइनस वेक्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? उस सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके पोजीशन वेक्टर को हमने वेक्टर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, जो रिटार्डेड टाइम का फंक्शन। ये हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं, अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से जो करली आर का वैल्यू है मैंने वो यहाँ पुट किया है, यहाँ इस फॉर्म में, दैट इज डेल क्रॉस आर, और आर की जगह जब आप इस फंक्शन को लिखेंगे तो एक्चुअली जो डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा वो इस फंक्शन के साथ जाएगा, और जब डेल ऑपरेटर पहले इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो मुझे देगा टर्म डेल क्रॉस आर माइनस इज कमिंग फ्रॉम हियर, और जब डेल का ऑपरेशन डब्ल्यू के ऊपर जाएगा तो वो मुझे टर्म देगा डेल क्रॉस डब्ल्यू। ओके, सो आप ये जानते हैं कि डेल क्रॉस आर जीरो देगा मुझे। क्यों जीरो देगा? क्योंकि डेल क्रॉस आर को जब आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर का, यानी कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर वैसे भी अगर आप फिजिकली भी इसका मीनिंग सोचना चाहें कि पोजीशन वेक्टर क्या कर्ल कर सकता है, तो आपका आंसर प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैथमेटिकली, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एक्स कैप जे वाई कैप माइनस के कैप जेड, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल, दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ or operator of del operation, and this is the component of position vector r, so x y z। और जब इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जीरो आएगा, आपका आंसर जीरो आएगा। तो इस तरह से जो डेल क्रॉस आर की वैल्यू है वो मुझे क्या देगा? जीरो। अब अगर मुझे डेल क्रॉस आर करली आर का वैल्यू चाहिए तो अब ये टर्म की वैल्यू तो जीरो आ गई, तो सारा का सारा जो इसका रिजल्ट है, पूरा का पूरा जो इसका रिजल्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है, इस क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, डेल क्रॉस डब्ल्यू। सो डेल क्रॉस डब्ल्यू का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म का आएगा, दैट इज माइनस वी डेल क्रॉस टी आर। और रिजल्ट कहाँ से ऑब्टेन किया? जो पिछले वाला रिजल्ट अभी हम एक्वायर करके आए हैं, डेल क्रॉस वी। देखिए आपने अभी जो रिजल्ट एक्वायर किया है वो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपने एक्वायर करके अभी आप आए हैं, दैट इज डेल क्रॉस वी की वैल्यू अभी आप अपने फाइंड आउट करके आए हैं, और आपके पास जो रिजल्ट अभी आया था वो था माइनस ए क्रॉस डेल ऑफ टी आर। अभी जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो है डेल क्रॉस डब्ल्यू। अब ये थी वेलोसिटी, ये है पोजीशन। अब जिस तरह से वहां इससे पहले वाले टॉपिक में जब हम एक दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे और वो इक्वेशन 12 सिक्स्थ पार्ट के द्वारा हमारा रिजल्ट आया था, उसी रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ था वेलोसिटी, इसलिए यहाँ आया एक्सीलरेशन। क्यों आया एक्सीलरेशन? क्योंकि वहां हमने वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, और वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव हमेशा क्या देता है? आपको एक्सीलरेशन देता है, और दूसरी टर्म मेरे पास ये आई थी। इसी तरह से जब W डेल क्रॉस W को मैं सोल्व करूंगा, और मुझे ये पता है कि W क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? उस सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो टाइम के साथ मूव कर रहा है।
उस पॉइंट चार्ज या उस करंट कॉन्फ़िगरेशन, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो समय के साथ मूव कर रहा है। तो जब इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को मैं फाइंड आउट करूंगा, डेल क्रॉस व्यू जब मुझे ये रिजल्ट देता है और मुझे ये पता है कि वेक्टर W एक पोजीशन वेक्टर है, तो एक्चुअली जिस तरह से यहाँ मैंने वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था और मुझे एक्सीलरेशन दे रहा था, ठीक उसी तरह से जब मैं पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो वो मुझे वेलोसिटी देगा, बिकॉज dv/dt, that is time derivative of the velocity, gives you always acceleration। और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, del v/del t gives you acceleration, और अगर dx/dt gives you the velocity। तो यही कंसेप्ट है। ये w यहाँ पोजीशन वेक्टर है। तो जब इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके मुझे इस तरह का रिजल्ट आता है, दैट इज एक्सीलरेशन नेगेटिव साइन एक्सीलरेशन डेल क्रॉस टी आर, इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, दैट इज माइनस वी क्रॉस डेल ऑफ टी आर। कुछ इस तरह का मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा और यहाँ मुझे करना था वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना। ये सेम प्रोसीजर है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, तो बार बार उसी तरह के रिजल्ट को ड्राइव करने से हमारे जो टॉपिक है जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के हम डायरेक्ट रिजल्ट को जब एक बार हमने ऑब्टेन कर लिया तो उसी डायरेक्ट रिजल्ट को हम बार बार यूज कर सकते हैं। बस अंतर आपको ये देखना है कि यहाँ आपको वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना था, इसलिए यहाँ एक्सीलरेशन आया था, और यहाँ आपको पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी की टर्म आई है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो जब इस तरह की टर्म को आप सोल्व करेंगे, दैट इज डेल क्रॉस W, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस वी डेल ऑफ del operator operated on retarded time function। ओके, सो एक्चुअली जो डेल क्रॉस आर का वैल्यू था वो दो टर्म पे डिपेंड कर रहा था। डेल क्रॉस कर्ली आर वेक्टर का जो वैल्यू था वो, या फिर कर्ल ऑफ कर्ली आर आप इसे कह सकते हैं, तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव था वो इन दो क्रॉस प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर रहा था, डेल क्रॉस आर एंड डेल क्रॉस डब्ल्यू। तो डेल क्रॉस आर की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर ली है और वो 0 आई है, और डेल क्रॉस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आपने कुछ इस तरह की फाइंड आउट की है, और ये रिजल्ट आपने कहां से ऑब्टेन किया है? बाय योर पास्ट नॉलेज। तो डेल क्रॉस आर का वैल्यू, जब इसकी वैल्यू तो 0 होगी, इस टर्म की वैल्यू तो 0 होगी, और इस टर्म की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस डेल टी आर। तो जब ये वाला वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल क्रॉस कर्ली आर वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी क्रॉस डेल ऑफ टी आर। तो एक्चुअली जो फोर्थ टर्म है मेरे पास वो कुछ इस तरह की है, डेल क्रॉस आर क्रॉस विद वेक्टर वी। तो ये वाला जो टर्म है उसका क्रॉस आ जाएगा वेक्टर वी के साथ, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 12, 7th पार्ट। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 12 के जो 4 राइट हैंड साइड टर्म थी, 2 उनमें से डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में थी और 2 उनमें से क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, उन चारों टर्म को हमने फाइंड आउट कर लिया है। और वापस अब जितनी भी इक्वेशंस के थ्रू हमने ये रिजल्ट्स एक्वायर किए हैं, उन सभी इक्वेशंस को, इन रिजल्ट्स को हम वापस इक्वेशन नंबर 12 में पुट करेंगे, और वहां से हमारे पास वैल्यू आएगी when del operator operated on two vector quantity, that is first is vector curly r and second is vector v, dot product with each other। तो कुछ इस तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। क्या रिजल्ट्स होंगे देखिए। On putting the results from equation number 12 first part, 12 fifth part, 12 7th 6th part and 12 7th part into equation number 12, we have, हमें ये जितने भी रिजल्ट हमने एक्वायर किए हैं
उन सभी रिजल्ट्स को हमें वापस इक्वेशन नंबर 12 में पुट आउट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 12 में जब हम पुट आउट करेंगे इन रिजल्ट्स को, तो जो इक्वेशन नंबर 12 की लेफ्ट हैंड साइड थी वो सेम रहेगी, क्योंकि इसी ऑपरेटर की वैल्यू, इसी ऑपरेटर की जब इस फंक्शन पे वो ऑपरेट हो रहा है, इसी की वैल्यू हमें चाहिए और फिर से हम इसके रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है, वो जो फर्स्ट टर्म थी वो मुझे ये रिजल्ट दे रही थी, दैट इज वेक्टर ए इंटू आर वेक्टर आर डॉट डेल ऑफ टी आर। सेकेंड रिजल्ट इज इन दिस फॉर्म, third result is in this form, and the fourth one which we calculate just now, this result is in this form. Say this is equation number 13th. तो इस तरह से मेरे पास डेल ऑफ आर डॉट वी की वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को मैं वापस इक्वेशन नंबर 9th में, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन नंबर 10th, इक्वेशन नंबर 10th में जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे डेल ऑफ v की वैल्यू आएगी और डेल ऑफ v की वैल्यू को फिर से मैं इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट में जब पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे इस टर्म की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारा वर्क अभी बाकी है, टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, तब वापस इन दोनों रिजल्ट को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट में और फिर से यहाँ से रिजल्ट को एक्वायर करेंगे। Okay, so this is now using Beck-Ab rule for the last two terms of equation number 13. देखिए इक्वेशन नंबर 13 की फर्स्ट राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों आप देख रहे होंगे दोनों डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है, क्योंकि ये इनके जो इनिशियल्स थे वो भी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो रिजल्ट भी इनका डॉट प्रोडक्ट की ही फॉर्म में है। और जो लास्ट टू टर्म थी वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ये जो लास्ट टू टर्म है आर क्रॉस ए क्रॉस डेल ऑफ टी आर एंड वी क्रॉस डेल ऑफ टी आर, इन दोनों में मैं Beck-Ab रूल यूज कर रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसी कारण मैं Beck-Ab रूल को यहाँ यूज कर रहा हूँ। Beck-Ab रूल से आप बहुत फेमिलियर होंगे, तो डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज सेम, सेकेंड टर्म इज एज इट इज, माइनस इस टर्म के साथ जब आप Beck-Ab रूल को यूज करेंगे तो ए बी सी, तो Beck-Ab रूल के साथ जो फॉर्म आएगी वो आएगी वेक्टर ए इंटू आर डॉट डेल ऑफ टी आर माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस del of tr into r vector r dot vector a. This is the first Beck-Ab rule operation on this term. Now Beck-Ab rule operation on this term, the fourth term of right hand side of equation number 13th is vector v into vector v dot del of tr minus del of tr into v dot v, this. So this is the Beck-Ab rule operation on this term, the fourth term on the right hand side of the equation number 13th. अब देखिए a into r dot del tr, the first term is as it is, second term is as it is. Okay, now this minus sign when operated into this bracket, then this term will be negative, this term is negative and negative, so this term is positive del of tr r dot a, plus is as it is and this term is same here, minus this term is same. अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड में ये सिमिलर टर्म है थर्ड टर्म के, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म, ये जो फिफ्थ टर्म है उसके साथ एक जैसी सिमिलर टर्म है, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गई। सो दिस रिजल्ट, that is del operator operated on r dot v, is reduced to
यहाँ से राइट हैंड साइड में अभी बची कौन सी टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास बचा है वेक्टर v, ये रहा वेक्टर v। यहाँ से मेरे पास बचा है r डॉट a इंटू डेल ऑफ tr, और ये वाली टर्म मेरे पास बची है v डॉट v, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो v स्क्वायर देगा, ये रहा v स्क्वायर एंड डेल ऑफ tr। ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो जो लास्ट टू टर्म हैं इनमें से डेल ऑफ tr यहाँ से कॉमन है, तो डेल ऑफ tr जब इसमें से कॉमन आप लेंगे तो जो रिजल्ट है मेरा डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर r, दैट इज कर्ली वेक्टर r डॉट v, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस r डॉट a, यहां से बचेगा इस टर्म में से क्योंकि डेल tr चला गया कॉमन, और माइनस v स्क्वायर यहां से बचेगा क्योंकि यहां से भी चला गया डेल tr कॉमन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 14th, इक्वेशन नंबर 14th है। अब मेरे पास ये रिजल्ट है कि मैं डेल tr की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुका हूं, और जो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 10th को यूज करने के लिए जो पहला ऑपरेशन था आरसी के ऊपर डेल का, वो भी मुझे इस टर्म से मिल चुका है। तो इक्वेशन नंबर 11th जो मुझे रिजल्ट देती है। अब मुझे दोनों रिजल्ट को वापस पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 10th में, और इक्वेशन नंबर 10th मुझे डेल वी की वैल्यू दे देगी, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 10th प्रोवाइड कराएगी। ओके, सो लेट्स डू दिस। So now by putting the results obtaining from equation number 11th, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था, and 14th, ये वाला इक्वेशन into इक्वेशन नंबर 10th, इक्वेशन नंबर 10th में वापस पुट करना है। इक्वेशन नंबर 10th की जो फॉर्म है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 10th की फॉर्म कुछ इस तरह की हमें आई थी, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल कैन बी रिटन एज और कैन बी गिवन एज QC over 4 pi epsilon into minus RC in minus R dot V whole square and del operator operated on these two quantities। तो डेल ऑपरेटर का जो ऑपरेशन इस क्वांटिटी के ऊपर है तो मुझे ये रिजल्ट देता है, और डेल का ऑपरेशन जब इस क्वांटिटी के ऊपर आता है तो मुझे इक्वेशन नंबर 14th वो रिजल्ट देती है। तो अब मुझे इक्वेशन नंबर 11th से जो रिजल्ट आया है, डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन RC, that is given by minus c square del of tr, और इक्वेशन नंबर 14th when del operator operated on the product of two vector quantities, that is vector curly r dot vector v, gives me this type of result given by equation number 14th। so इन दोनों इक्वेशन को के रिजल्ट को मैं वापस इक्वेशन नंबर 10th में पुट अप कर रहा हूं, तो वहां से जो मेरे पास रिजल्ट आएंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ v, that is gradient of scalar potential is QC by 4 pi epsilon minus is as it is 1 over RC minus R dot V whole square is as it is। This is the value of vector operator del operated on RC। Vector operator del operated on RC gives you C square del of TR। So here is minus C square del of TR, and finally when vector operator del operated on this dot product vector r dot vector v gives you the result coming from equation number 14th, and the result is this। so because this is the minus sign here, so minus is here, then this result is putting here, then v vector v plus r dot a minus v square, r dot a minus v square and del of tr। so this, so gradient of scalar potential is equal to, यहां से इस इक्वेशन में अगर आप इसके ब्रैकेटेड टर्म को देखें तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है और यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, और इस नेगेटिव साइन जैसे ही ये बाहर आता है तो इस नेगेटिव साइन से ये जब ऑपरेट होगा तो ये मुझे पॉजिटिव साइन देगा, दैट इज QC by 4 pi epsilon नॉट इज एज इट इज। ये माइनस हो गया,
इन दोनों माइनस, ये जो ब्रैकेट टर्म से माइनस आया इसकी वजह से प्लस, और ये जो टर्म है वो जो कि तो रही 1/RC माइनस R डॉट V होल स्क्वायर इंटू वेक्टर V इज दिस प्लस C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर प्लस R डॉट A इंटू कॉमन चला गया, डायरेक्ट हो गया। क्यों, कैसे? देखिए C स्क्वायर से भी, अब ये माइनस तो रहा नहीं तो प्लस है, तो C स्क्वायर प्लस हुआ। अब ये चूंकि माइनस था, इस माइनस की वजह से प्लस हुआ, और माइनस चला गया बाहर तो ये फिर से क्या हो गया, माइनस। और R डॉट A चूंकि माइनस की टर्म थी तो प्लस हो गई। तो आप ये देख रहे होंगे कि C स्क्वायर की टर्म में के साथ भी डेल टी आर है और इस पूरी टर्म के साथ भी डेल टी आर है। ठीक है, अब डेल टी आर जो नहीं है वो केवल इस टर्म के साथ नहीं है, वो केवल इस टर्म के साथ नहीं, इस टर्म के साथ नहीं है। तो V तो रहा एज इट इज, और जो बाकी जितनी भी टर्म है उनमें से मैंने डेल टी आर कॉमन ले लिया। तो यहां से जो टर्म मुझे मिली वो मिली C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर प्लस R डॉट A आया यहां से और डेल टी आर चला गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 15। ओके, अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल मुझे ये वैल्यू देता है। तो टास्क ये लगती है अब आगे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट की फॉर्म को देखूं तो मुझे ये लगता है कि अब मेरे पास जो टास्क है वो केवल ये बचा है कि मुझे टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। और इन दोनों वैल्यू को जब मैं, क्योंकि ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, जो मुझे वैल्यू देता है इक्वेशन नंबर 15, लेकिन और फिर से मैं अगर टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, तो इन दोनों वैल्यू को मैं 9 सेकंड पार्ट में रखूंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अभी थोड़ा वर्क और बचा हुआ है, और वर्क इस तरह का है कि ये जो डेल का ऑपरेशन है रिटार्डेड टाइम के ऊपर, इसकी वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता। तो जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है, एक्चुअली दिस वैल्यू is in its actual form when we calculate the del operation on retarded time। जब हम ऐसा कर लेंगे तो वहां से मेरे पास इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। So to complete the calculation we need to know del of TR, that is del operation on retarded time। For this we have from equation number 9 first part, इक्वेशन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये है क्या, दैट इज डेल ऑफ आर व्हेन डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर इज गिवन बाय माइनस सी डेल ऑफ टी आर। तो यहां से जो राइट हैंड साइड में ये टर्म लिखी है डेल ऑफ टी आर, ये मुझे यहां से डेल टी आर की वैल्यू दे सकती है। तो इक्वेशन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेल ऑफ टी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से मुझे डेल ऑफ टी आर की वैल्यू चाहिए। तो डेल ऑफ टी आर की वैल्यू, चूंकि सी तो कांस्टेंट है, इससे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो या राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस सी के साथ हम बाद में डील कर लेंगे जो नेगेटिव सी है। एंड डेल ऑफ टी आर मुझे यहाँ से चाहिए, तो डेल ऑफ आर, और ये आर, इस आर पे आपको ध्यान देना है, ये आर कैसा आर है, ये मैग्नीट्यूड आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर कैन बी रिटन एज, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर। आर स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर से मुझे ये फॉर्म मिल जाएगी। तो एक्चुअली जो डेल का ऑपरेशन है मुझे इस फंक्शन के ऊपर कराना है। इस फंक्शन के ऊपर ये हम पहले भी वर्क कर चुके हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम पहले भी ये वर्क कर चुके हैं। ये वाला जब डेल का ऑपरेशन हुआ था आर सी माइनस आर डॉट वी के ऊपर, तो माइनस के साथ इसका स्क्वायर नीचे आ गया था और डेल ऑपरेटर ऑपरेट हो गया था इस फंक्शन के ऊपर। सिमिलरली यहाँ भी डेल
का ये केवल डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म, आप इसे बिल्कुल रफली आप इसे कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशिएशन ऑपरेशन है जिसको आपको डेल के फॉर्म में अंजाम देना है। तो डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन दिस फंक्शन व्हेन ऑपरेटेड ऑन दिस फंक्शन इज गिवन बाय 1/2 del square root of r dot r and del operation on वेक्टर curly r dot वेक्टर r। यानी ये सीधे सीधे इस तरह का फंक्शन है कि अगर आपको dy dx करना हो किसका, रूट x का, तो आप करते क्या है कि 1/2 रूट x एंड dy dx ऑफ 1/x, इस तरह से 1/√x इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। तो ठीक इसी तरह का ऑपरेशन मुझे डेल के साथ करना है। तो डेल के साथ जब मैं इस तरह का ऑपरेशन करता हूं तो ये जो मैग्नीट्यूड वाला r था इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, और डेल का ऑपरेशन जब इसके ऊपर हुआ तो मुझे टर्म मिली 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर r डॉट वेक्टर r एंड डेल ऑपरेशन इज ऑन वेक्टर r डॉट वेक्टर r। तो एक्चुअली अगर मुझे यहां से डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन रिटार्डेड टाइम, डेल ऑफ टी आर में से कह रहा हूं, डेल ऑफ टी आर की वैल्यू चाहिए मुझे यहां से, तो मुझे ये टर्म पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से वाला टर्म, ये व्हेन डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, ये वाली टर्म मुझे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये वाली टर्म जो कि तू रही -c del of tr the left hand side and this term is the resultant term। i कहां से है, क्योंकि ये रिजल्ट हम अभी पहले पढ़ के आए हैं, that del operator operated on vector r dot vector v। अभी जो रिजल्ट में अंतर है वो केवल इतना अंतर है कि यहाँ जो था वो डेल ऑपरेशन ऑन ऑपरेटेड ऑन वेक्टर r दैट इज कर्ली r डॉट वेक्टर v के साथ डॉट प्रोडक्ट में था। लेकिन अभी जो अंतर है वो केवल इतना है कि ये जो वेक्टर v है इसकी जगह मेरे पास वेक्टर r है, वेक्टर r इंटू r। तो जो चार टर्म मुझे राइट हैंड साइड में मिली थी, ये वाली चार टर्म इक्वेशन नंबर 12 जो मुझे देता था, अभी मुझे केवल v को वहां रिप्लेस करना है r से। तो ये जो टर्म बनेगी पहले वाली, ये किस तरह की बनेगी, दैट इज r वेक्टर r डॉट डेल इंटू r प्लस वेक्टर r डॉट डेल इंटू r। तो ये वाली जो दोनों टर्म है ये सेम बनेगी। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां अभी मेरे पास जो टर्म है वो कुछ इस तरह की है, दैट वेक्टर ऑपरेटर डेल ऑपरेटेड ऑन वेक्टर r डॉट वेक्टर r, और यहां जो टर्म थी मेरे पास वो थी वेक्टर r डॉट वेक्टर v। तो वेक्टर v की जगह मेरे पास जो टर्म अभी है वो r के फॉर्म में है। तो मैं वेक्टर v को सिंपली रिप्लेस कर रहा हूं r के साथ। तो जो रिजल्टेंट टर्म्स होंगी वो किस तरह की बनेंगी, वो इस तरह की बनेंगी, दैट इज वेक्टर r डॉट डेल इंटू वेक्टर r प्लस वेक्टर r डॉट डेल इंटू r। तो ये दोनों टर्म एक जैसी हुई। अब देखिए आगे टर्म वेक्टर r क्रॉस डेल क्रॉस r एंड हियर वेक्टर r क्रॉस डेल क्रॉस r। तो ये दोनों टर्म एक जैसी हुई। तो एक्चुअली ये जो डॉट प्रोडक्ट वाली दो टर्म है ये एक जैसी हुई तो ये ऐड हो जाएंगी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली दो टर्म है अलग अलग ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी। तो जो रिजल्टेंट टर्म मिलेगी वो मुझे डबल मिलेगी इन दोनों टर्म से। कैसे, देखिए वेक्टर r, देखिए यहाँ ये क्लियरफाई भी किया गया है कि डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वेक्टर r, तो कुछ इस तरह का ऑपरेशन होगा, r डॉट डेल इंटू r प्लस r डॉट डेल इंटू r। फिर तीसरा टर्म जो क्रॉस के साथ आता है वो है r क्रॉस डेल क्रॉस r। चौथा टर्म r क्रॉस डेल क्रॉस r। तो पहले दो टर्म एक जैसे जुड़ गए तो डबल हो गया, ये डबल हो गई टर्म। दोनों बाद वाले टर्म भी एक जैसे दोनों जुड़ गए तो डबल हो गई टर्म। तो
जो यहां से भी दो, यहां से भी दो, तो 2 कॉमन आ गया। तो जो 2 कॉमन आया है, जो 2 कॉमन आया है, वो ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 लिखा है इससे कैंसिल हो जाएगा, और r डॉट r का जो रिजल्टेंट होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r, जो यहाँ इस फॉर्म में लिखा है, जो यहाँ इस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस सी डेल ऑफ टी आर इज इक्वल्स टू 1 ओवर r एंड r डॉट डेल इंटू r क्रॉस डेल क्रॉस r। ये मेरे पास रिजल्टेंट टर्म बनी, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 16। ओके, अब मुझे यहाँ से डेल ऑफ टी आर, मेरा टास्क क्या है, डेल ऑफ टी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, ताकि यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिले मैं वापस उसे इक्वेशन नंबर 15 में पुट कर सकूं, और वहां से मुझे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। ये मेरा टास्क है। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे इन दो टर्म की वैल्यू यहाँ पता होनी चाहिए, आर डॉट डेल इंटू आर एंड आर क्रॉस डेल क्रॉस आर। बेसिकली मुझे जो पहले ब्रैकेटेड टर्म है, ये वाला ब्रैकेटेड टर्म और ये वाला ब्रैकेटेड टर्म, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट आर डॉट डेल इंटू आर क्या देगा मुझे, आर डॉट डेल तो सेम रहा, और मुझे पता है करली आर की वैल्यू में आर माइनस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर, क्योंकि इस जो करली आर है जो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है बिटवीन द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट, वो मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, दैट इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर डब्ल्यू विच इज द फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम। ओके, सो आर डॉट डेल इज सेम एंड this vector curly vector r is replaced by vector r minus w. Okay, so this, अब r डॉट डेल का मल्टीप्लाई पहले इस वेक्टर के साथ हुआ तो ये वाला टर्म मिला मुझे, और r डॉट का मल्टीप्लाई जब w के साथ होगा तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। r डॉट डेल जब मैं सोल्व करता हूं, आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सिंपली वही फंक्शन है मेरे पास, कर लिया r की वैल्यू रखिए, डेल का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, फिर r के साथ जब उसका मल्टीप्लाई होगा तो फिर से मुझे मिल जाएगा करली r वेक्टर। इस टर्म को सोल्व करने के बाद मुझे मिलता है करली r वेक्टर। माइनस साइन इज एज इट इज, r डॉट डेल एंड व्हेन r डॉट डेल के डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जब मुझे W बाहर से ऑपरेट करते हैं हम, तो मुझे कुछ इस तरह की फॉर्म मिलती है, दैट इज वेक्टर V R इंटू डेल टी आर। ये सारे रिजल्ट हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ देखिए R डॉट डेल, बाहर से हमारे पास वेक्टर V ऑपरेट हो रहा था, देखिए ये बिल्कुल वही रिजल्ट है। यहाँ क्या है, R डॉट डेल और बाहर से ऑपरेट हो रहा है वेक्टर W। अंतर क्या है, केवल ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है वो मुझे एक्सीलरेशन देगा, और जो पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है वो मुझे वेलोसिटी देगा। तो इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का है, R डॉट डेल इंटू V गिव्स मी एक्सीलरेशन वेक्टर R डेल ऑफ टी आर। तो जो इस फंक्शन का जो ऑपरेशन होगा वो मुझे देगा वेक्टर V। ये कहां से आएगा, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड R डॉट डेल ऑफ टी आर। द सेम रिजल्ट वी एक्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। ये पूरे रिजल्ट हमने ड्राइव कर किए हुए हैं, तो वहां से हमने इस डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। सो R डॉट डेल इंटू वेक्टर R मुझे देगा करली R वेक्टर, माइनस साइन इज कमिंग फ्रॉम हियर, एंड R डॉट डेल ऑपरेटेड बाय वेक्टर W फ्रॉम द राइट हैंड साइड गिव्स मी द वेक्टर V इंटू R करली R वेक्टर डॉट डेल टी आर एज वी डन बिफोर। ये लिखा भी। So this is equation number 12. So this is equation number 16, फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया। अब इस वाले पार्ट को अगर हमें सोल्व करना है तो पहले डेल क्रॉस आर का वैल्यू चाहिएगा, और इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करली आर।
डेल क्रॉस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू मुझे पता है क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर डब्ल्यू. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर करली आर, that is vector r minus vector w. So del operator first cross with vector r and then cross product with vector w, which is a position vector. del cross r मुझे पता है 0 देगा. कहां से 0 देगा? यहां से 0 देगा. ये del cross r का वैल्यू आप पहले भी यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं. ये रिजल्ट जो था वो 0 था. तो सिमिलरली जो डेल क्रॉस आर का वैल्यू है, डेल क्रॉस आर की वैल्यू है, ये मुझे 0 देगा. और जो डेल क्रॉस डब्ल्यू है वो कुछ इस तरह का फंक्शन मुझे देगा. कहां से? यहां से. डेल क्रॉस वी मुझे इस तरह का रिजल्ट देता है. डेल क्रॉस वी मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है. तो डेल क्रॉस डब्ल्यू भी मुझे क्या, एक्चुअली डेल क्रॉस डब्ल्यू भी हमने फाइंड आउट किया था. ये डेल क्रॉस डब्ल्यू का जो वैल्यू था वो था माइनस वी डेल क्रॉस टी आर, क्रॉस डेल टी आर. तो ये जो डेल क्रॉस डब्ल्यू का वैल्यू है ये मुझे देगा माइनस v डेल क्रॉस डेल टी आर. तो ये नेगेटिव साइन हो गया 0. इस फंक्शन का वैल्यू हो गया 0. ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. तो डेल क्रॉस आर करली आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आ गया v क्रॉस डेल ऑफ टी आर. से दिस इज इक्वेशन नंबर 16th सेकंड पार्ट. ओके. अब ये जो रिजल्ट मैंने एक्वायर किए हैं यहां से, इन दोनों रिजल्ट को मैं वापस इक्वेशन नंबर 16th में पुट अप करता हूं. ये वाला इक्वेशन नंबर 16th है. तो मुझे वहां से जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 16th का वो ये है माइनस सी डेल ऑफ टी आर. सो माइनस सी डेल ऑफ टी आर इज इक्वल टू 1 by r r dot del into r dot del into r gives me this type of function given by equation number 12, equation number 16th, first part. So r minus v r dot del of tr and plus vector r and del cross curly r vector gives me this type of result, that is vector v cross del of tr, vector v cross del of tr. Okay, so this is the result we acquire from equation number 16 by putting the values from by putting the results from equation number 16th first part and 16th second part. अब इस इक्वेशन का जो अभी रिजल्ट आया है मेरे पास 16th का जो मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें मुझे ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है इसमें बैकअप रूल को यूज करना है. अभी जानते हैं 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो मुझे यहाँ बैकअप रूल आसानी से यूज करना आता है. दैट इज इक्वल टू 1 over r, वेक्टर r इज एज इट इज, माइनस साइन इज एज इट इज, वेक्टर v इज एज इट इज, r क्रॉस डेल ऑफ टी आर. यहाँ मुझे बैकअप रूल से दिस इज वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c. सो फर्स्ट बैक b a c माइनस कैब c a b. ओके, अब ये क्वांटिटी पे आप ध्यान दें, जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी की सेकंड टर्म है और जो यहां से मुझे टर्म मिली है ये दोनों सेम टर्म है और विद अपोजिट साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. जो रेस्ट ऑफ द टर्म बचेंगी वो बचेंगी ब्रैकेटेड टर्म वेक्टर करली r माइनस r डॉट v इंटू डेल ऑफ टी आर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस c डेल ऑफ टी आर, माइनस c डेल ऑफ टी आर. अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ r है
मैग्नीट्यूड ऑफ आर को मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसे कह सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे इसे, तो माइनस आर सी डेल ऑफ टी आर इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस आर डॉट वी इंटू डेल ऑफ टी आर। ओके, अब ये वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल टी आर का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में भी डेल टी आर का फंक्शन है। तो जो डेल टी आर वाले फंक्शन है मैं उनको एक साइड लेके जा रहा हूं, या आप इसे ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को मैं इधर लेके जा रहा हूं। ओके, तो डेल टी आर यहां से भी कॉमन है और यहां से भी कॉमन है। जब मैं इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में आता हूं तो ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। और जब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और यहां से मुझे पता है कि डेल टी आर इसके साथ भी है और डेल टी आर इसके साथ भी, तो डेल टी आर मैंने ले लिया कॉमन। तो राइट हैंड साइड में की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पे ये टर्म होगी पॉजिटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्म, और माइनस के साथ आ गया आर सी, और राइट हैंड साइड में जो बचा मेरे पास वो बचा वेक्टर आर। ओके, सो यहां से मुझे अब डेल टी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डेल टी आर इक्वल्स टू माइनस वेक्टर आर ओवर आर सी माइनस आर डॉट वी। अब ये माइनस कहां से है, इसका जो ब्रैकेटेड टर्म का ऑर्डर है वो मैंने रिवर्स कर दिया है। ब्रैकेटेड टर्म का जो ऑर्डर है वो हमने रिवर्स कर दिया है। तो ब्रैकेटेड टर्म का ऑर्डर रिवर्स होने से ये माइनस साइन, ये मुझे यूज करना है एक्चुअली माइनस साइन अपने एक्सप्रेशन में, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बाहर ले लिया है डेल टी आर। तो डेल टी आर की वैल्यू आई माइनस वेक्टर आर करली आर ओवर आर सी माइनस वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 17। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 17। इक्वेशन नंबर 17 मुझे ये रिजल्ट देती है। ओके, अब मेरे पास डेल टी आर की वैल्यू है, तो इस डेल टी आर की वैल्यू को मैं वापस यहां इक्वेशन नंबर 15 में पुट करूंगा इसकी जगह, और यहां से मुझे आ जाएगी वैल्यू किसकी, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डेल टी आर इनटू इक्वेशन नंबर 15। वी हैव this. So in incorporating this result into equation number 15, we have del v, the left hand side, qc over 4 pi epsilon naught 1 over rc minus r dot v whole square, same, vector v, same, c square minus v square plus r dot v, and this is the value of del tr. This is the value of del tr. तो del tr की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। अब डेल वी लेफ्ट हैंड साइड इज एज इट इज, क्यू सी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एज इट इज। यहां से आप इस बात को देखिए कि ये वाली जो टर्म है आर सी माइनस आर डॉट वी, इस वाली टर्म से क्या रिजेंबल करती है, क्या इस स्क्वायर्ड टर्म से रिजेंबल करती है क्या, आर सी माइनस आर डॉट वी होल स्क्वायर करती है क्या रिजेंबल, इस टर्म से क्या रिजेंबल करती है, हाँ करती है। और इसी कारण ये नेगेटिव साइन यहां बाहर लिया गया था, क्योंकि अगर ये नेगेटिव साइन बाहर ना होता तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता। जब ये दोनों टर्म रिजेंबल करती हैं तो मैंने इस टर्म को यहाँ जो ब्रैकेटेड टर्म का जो इस टर्म का जो डिनोमिनेटर है, जो डेल टी आर का वैल्यू था, उसके डिनोमिनेटर को यहां से बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट से। तो आर सी माइनस आर डॉट बी का जो होल स्क्वायर है, इस टर्म के आने से, सिमिलर टर्म के आने से यहाँ आर सी माइनस आर डॉट वी का होल क्यूब हो गया है। और जब ये कॉमन आई होगी टर्म तो v के साथ मल्टीप्लाई होगी इस टर्म की, माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए इंटू वेक्टर आर। और इस निगेटिव साइन की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन था ये बदल गया निगेटिव में। तो एक्चुअली दो वैल्यू है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, वो कुछ इस तरह की मुझे मिलती है, कुछ इस तरह की। दैट इज इक्वेशन नंबर, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 18। इक्वेशन नंबर 18 मुझे देती है। तो फाइनली मुझे इक्वेशन नंबर 9 को जब यूज करना है, इक्वेशन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को यूज करना है फॉर द डिडक्शन ऑफ
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए जो फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, वो मैंने फाइंड आउट करनी है। अब मेरा जो अगला टास्क है वो ये है कि मैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की टाइम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करूं, और इन दोनों वैल्यू को जब मैं फाइंड आउट कर लूं, मैं वापस इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 9 सेकंड पार्ट में रख सकूं, जहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल सके, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। तो ये सब मुझे अभी करना है, और अगला टास्क जो मेरा है वो है टाइम डेरिवेटिव ऑफ magnetic vector potential. Okay, so students, thank you for now. Meet you into the next one. Thank you.